हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और विद्यार्थी अक्सर गलत करते हैं, और ये प्रश्न है जो रिपीटेड है, हर बार प्रश्न में हर बार पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा सकने वाले प्रश्न आज हम शुरू करेंगे। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो अभ्यास पत्र 1 शुरुआत करेंगे। हमेशा या डेली के 10-10 प्रश्न करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे अभ्यास पत्र नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1। देखो, प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 18 और 21 का मसप व लसप ज्ञात करो। अब ज्ञात क्या करना, प्रश्न में मसप और लसप। पहले प्रश्न को, कोई भी प्रश्न हो तो सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति को समझना होता है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, और प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ज्ञात क्या करना है, वह ज्ञात कर देखेंगे पहले। तो प्रश्न में पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 18 और 21 का मशप व लसप ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, मशप और लसप। मशप का दूसरा नाम आ सकता है एससीएफ। ये देखो, मशप का दूसरा नाम आ सकता है एससीएफ और लसप का आ सकता है एलसीएम। क्या आ सकता है, एलसीएम आ सकता है। तो शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या रहा कि 15, 18 और 21 का ज्ञात करना था आपको, मशप निकालना था। क्या निकालना था, मशप, और दूसरा निकालना था आपका लशप। दूसरा निकालना था आपको लशप। तो पहला तो करेंगे गुणनखंड। मसप और लसप निकालने के लिए आपको करना है गुणनखंड करना है। तो देखो, 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग लगा दो 5 बार और 5 का भाग 1 बार। 15 के बाद में गुणनखंड करेंगे 18 का, 2 का भाग लगाओ 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग हो जाएगा 1 बार। फिर करेंगे 21 का, 3 का भाग लगाओ 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो 15 का जो गुणनखंड है वह हो जाएगा 3 गुणा 5। 15 का गुणनखंड है 3 गुणा 5। बाद में 18, 18 का देखो 2 गुणा 3 गुणा 3, और 18 के बाद में 21। 21 का गुणनखंड है 3 गुणा 7। 3 गुणा 7। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करना है प्रश्न में मशप और लसप, मतलब मशप भी निकालना है और लसप भी निकालना है। मशप भी निकालना है और लसप भी निकालना है। तो मशप पहले हम निकालेंगे मशप और बाद में लिखेंगे, देखेंगे लशप। अब मशप निकालने के समझना है या फिर कंफ्यूज नहीं होना है। मशप वह संख्या जो तीनों में कॉमन है। मशप वह संख्या होगी जो तीनों में कॉमन मिल रही है। अब देखो, 15 का गुणनखंड में 3 और 5 है, पहला 3 है। 18 में 3 है क्या, हाँ सर। 21 में है क्या, हाँ सर। 21 तो मिल रहे हैं। 5, 15 में 5 में है, 18 में है नहीं सर, और 21 में भी नहीं है, और 7 इसमें, लेकिन दोनों में नहीं है। तो मशप कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका 3 हो जाएगा। समझ गए। दूसरा देखो, ज्ञात करना है इसमें लशप। दूसरा और क्या ज्ञात करना है इसमें, लशप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लशप। अब देखो, लसप वह संख्या है जो बड़ी घात है। क्या है, बड़ी घात है। तो देखो, 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। तो देखो, बड़ी घात कौन सी, ये हो गई कि इसमें 2 बार है, तो इसे लिखेंगे 2 बार, 3 गुणा 3। और देखो, 2 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो चलेगा, तो 1 बार है। 5 भी 1 बार है और 7 भी 1 बार है। 5 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है। 5 और 3, 7 को गुणा करो 35, 35 और 2 को गुणा करेंगे 70, और 3 को गुणा, या 3 और 3 को गुणा कर दो 9, और इस तरफ हो गए 70। गुणा करने पर 9 और 7 को गुणाएंगे 63 और 0। इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना लसप कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न था 15, 18, 21 का मशप व लसप ज्ञात करो। तो पहला हम करेंगे गुणनखंड। 15 का गुणनखंड 3 का भाग लगा दो 5 बार, 5 का भाग 1 बार। 18 का गुणनखंड देखो, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। 21 में 3 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। 15 का गुणनखंड 3 गुणा 5,
18 का 2 गुणा 3 गुणा 3 और 21 का 3 गुणा 7। मसप वह संख्या जो तीनों में कॉमन है, तो 3 देखो तीनों में मिल रहे हैं, तो मसप हो जाएंगे 3। लसप वह संख्या जो बड़ी घात होगी, 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो 3 2 बार है, 2 एक बार, 5 गुणा 7 और गुणा कर देखो 5 और 7 को गुणा करने पर 35, 35 और 2 को गुणा करने पर 70, 3 और 3 को गुणा कर 9, 9 और 7 63 और 0। इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से और एकदम इजी वे में हमने प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट किया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखो दूसरा प्रश्न दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 216 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब विधि तो अभाज्य गुणनखंड ही दे रखी है और करना क्या, देखो इसमें करना है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब गुणनफल का मतलब होता है विद्यार्थियों ओनली फॉर गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखो किस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 216 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसको करना है, 216 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 216 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो 216 यहाँ लिखेंगे हम हल, और 216 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 216 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 216 2 का भाग लगा दो इसमें 108 बार, 2 का भाग लगा दो 108 में 54 बार, 2 का भाग 27, 3 का भाग 9 और 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1। तो 216 का गुणनखंड देखो, 216 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, गुणनफल में व्यक्त कर दिया है। तो इसमें देखो 216 बराबर, अब देखो 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये 2 3 बार आ गई। 3 कितनी बार है, तो 3 बार है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। समझ गए ना, एक बार वापस देख लेते। 216 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, 216 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो गुणनखंड कर दिया, 2 का भाग लगा दो 108, 2 का भाग लगाने पर 54, 2 का भाग लगाओ 27, 3 का भाग 9, 3 का भाग 3 और 3 का भाग हो जाएगा 1। तो 2 कितनी बार है सर, 3 बार है। 3 कितनी बार है सर, 3 बार है। तो 216 बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात भी 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 को क्या कर दिया है, कंप्लीट। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 3 जो 3 दे रखा है वह दे रखा है, द्विघात बहुपद 4x² प्लस 6x प्लस 8 में शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। अब क्या करना है, इसको समझना है। शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है प्रश्न में, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है 4x² प्लस 6x प्लस 8, यह द्विघात बहुपद दे रखा है। अब बहुपद में पूछा गया है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। हल, और प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल प्रश्न में ज्ञात क्या करना है विद्यार्थियों, शून्यकों का योगफल। अब आपको समझना है और ध्यान रखना है, इसको याद भी रखना है। याद रखेंगे कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र रहता है वह रहता है विद्यार्थियों -b/a। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र रहेगा वह रहेगा अपने -b/a। क्या रहेगा, -b/a। तो -b/a, तो इसमें देखो ये a का मान है, ये b का मान है और c का मान है, तो माइनस की जगह माइनस रखो। b का मान कितना है विद्यार्थियों, 6 है, और a का मान कितना है, 4 है। -6/4 भी राइट है, या इसमें 2 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इसमें 2 का भाग लगा दो 2 बार, तो -3/2 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए कि नहीं समझे, मेरे हिसाब से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न है 4x² प्लस 6x प्लस 8, ज्ञात करना है आपको शून्यकों का योगफल। तो पहले आपको समझना है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमें सूत्र को ध्यान में रखना है। सूत्र आपका रहेगा -b/a। सूत्र आपका रहेगा -b/a। इसमें a का मान है, b का मान है, c का मान है सर,
तो माइनस की जगह माइनस रखा। बी का मान कितना है विद्यार्थियों? 6 है। ए का मान 4, इसमें 2 का भाग लगा दो 3 बार, इसमें 2 का भाग लगा दो 2 बार, तो -3/2 कितना रहेगा? -3/2। बढ़ते ही प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ो। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं? देखो प्रश्न नंबर 4 को समझना है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 4 तथा शून्यकों का गुणनफल 4 है। शून्यकों का योगफल 4 है और शून्यकों का गुणनफल भी 4 है। अब प्रश्न नंबर 4 समझो। प्रश्न नंबर 4 को समझना है, ज्ञात क्या करना है इसको समझेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपको कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको पता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। और प्रश्न में दे के रखा है, प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल। जो प्रश्न में दे रखा है वह है शून्यकों का योगफल। प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल और कितना दे रखा है? 4। और सूत्र रहता है -b/a। बट्टा में 1 मान सकते हैं आप। और दूसरा प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दे रखा है विद्यार्थियों। क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल भी कितना दे रखा है? 4 और बट्टा में 1 मान लो। और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा c/a। अब देखो इसमें a का मान कितना है? यहाँ देखो a का मान कितना है? 1, तो 1 का मान रखो 1। b का मान देखो माइनस है तो रखेंगे -4। b का मान कितना हो जाएगा? -4। और c का मान भी कितना है? 4। a का मान 1 है, b का मान -4, c का मान 4 है। अब ज्ञात करना था द्विघात बहुपद। ज्ञात करना था द्विघात बहुपद, तो ax² प्लस bx प्लस c इसमें मान रखेंगे। क्या करेंगे? मान रखेंगे। एक देखो 1 और x² को गुणा करेंगे x² माइनस b का मान रखेंगे 4 और ये रख लेंगे x प्लस जो c है, c का मान कितना है? 4। इस प्रकार से हमने द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिया है x² माइनस 4x प्लस 5। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 को क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 है, शून्यकों का गुणनफल भी 4 है। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब योगफल दे रखा है तो 4, तो -b/a। शून्यकों का गुणनफल 4c/a। इसमें देखा हमने a का मान कितना है? 1, b का मान -4, c का मान 4। और ज्ञात करने के लिए 1 रखो तो 1x² माइनस b 4x प्लस 4। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 को क्या कर दिया है? कंप्लीट कर लिया है विद्यार्थियों। अब बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब देखो प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं और प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर जो 5 है वह कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3, 5, 7 11 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 12वां पद ज्ञात करना है। अब देखते हैं, समांतर श्रेणी का प्रश्न है और समांतर श्रेणी में आपको 12वां पद ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न जो दे रखा है वह दे रखा है 3, 5, 7, 11 का 12वां पद ज्ञात करना है। 12वां पद। अब देखो प्रश्न को करने से पहले आपको समझना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है और कौन सा सूत्र लगाना है आपको। तो प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ समझो 12वां पद। कौन सा पद? 12वां पद। तो 12वां पद है तो हम देखेंगे 12वां पद मतलब n वां पद। हम समझेंगे इसमें n वां पद। और n वां पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र रहेगा वह रहेगा an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक 1d। क्या रहेगा? an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक 1d। अब इसमें देखो जो a दे रखा है इसको समझ लेते हैं। a रहेगा, a का मतलब होता है प्रथम पद।
जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसका जो प्रथम पद है ना वह रहेगा आपका ए। तो देखो प्रथम पद कितना इसमें, प्रथम पद कितना दे रखा है इसमें विद्यार्थियों, 3 दे रखा है। फिर n का मान होता है पदों की संख्या, इसको समझ लेना है, लिखना अच्छी तरह से। पदों की संख्या क्या होगा, पदों की संख्या। कितने पद पूछे गए, देखो प्रश्न में 12वां पद पूछा गया तो लिखेंगे 12वां पद। फिर होगा डी का मतलब होता है इसमें अंतर, सर्व अंतर, डिफरेंस कितने का है। तो देखो अंतर ज्ञात करने में से 5 में से 3 को घटाना तो 2, तो ये इसका जो ए एन और डी का मान। अब इसे रखेंगे इसमें, किसमें रखेंगे, इस सूत्र में इस मान को रखेंगे। तो ए एन बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 12 माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा आपके 2। 3 प्लस 12 में से 1 घटा दो, 11 गुणा 2, 3 प्लस 11 और 2 को गुणा कर दो 22, और 22 और 3 जोड़ दो तो आपका आंसर हो जाएंगे 25। तो 12वां पद कितना है 25 हो जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थी हमने ये 5वां प्रश्न था, इस 5वें प्रश्न को क्या कर दिया है, सरल कर दिया है। एक बार वापस समझते हैं इसको 5वें प्रश्न को। समांतर श्रेणी या एपी 3, 5, 7, 11 का 12वां पद ज्ञात करो। अब 12वां पद है, nवां पद है, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र रहेगा ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक 1d। ए का मतलब होगा प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या, d का मतलब सार्वधातुक अंतर। ये प्रथम पद 3 है, पदों की संख्या 12वां पद है तो 12 है, और d 5 में से 3 घटाने पर 2। अब ये सूत्र लगा दो, मान रखो 3, n का मान 12 माइनस 1, d हो जाएगा 2। 3 प्लस घटा दो 11, 2 22 और 3 जोड़ने पर हो जाएगा 25। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा जो प्रश्न है इनको समझना है। छठा प्रश्न कह रहा है, देखो बिंदुओं 4, 3 में x अक्ष से दूरी। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न दे रखा है ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न पूछा ही जाएगा। मान लो ये प्रश्न फिक्स जो है जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस प्रश्न को। प्रश्न दे रखा है 4, 3 में x अक्ष से दूरी लिखो। अब बहुत ही इजी सा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है 4, 3 में x अक्ष की दूरी लिखो। अब देखो हमेशा पूछा जाए x अक्ष की दूरी, तो दूरी पूछेंगे ना तो हमें बाद वाली संख्या भरनी है। ये आपको दूरी में y और ये आपका x हो जाएगा। तो x का मान पूछा गया तो x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 3 हो जाएगा। अगर पूछा जाता है y अक्ष की दूरी तो हम कितने करते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। और ये प्रश्न को समझना है, और प्रश्न हर बार पेपर में इस टाइप का प्रश्न पूछा ही जाता है। इस टाइप का जो प्रश्न है वो हर बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की ओर, बढ़ेंगे 7वें की ओर। और 7वां प्रश्न से देखो, 7वां प्रश्न कह रहा है एपी मतलब समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल। यहाँ ध्यान दो, ये देखो ज्ञात करना है आपको 20 पदों का योगफल। कितने पदों का विद्यार्थियों योगफल, 20 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 20 पदों का योगफल। तो देखो 20 पदों का योगफल। अब समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट 20 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसको समझना है, बहुत ज़रूरी है समझना, 20 पदों का योगफल। तो पहले देखो योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, देखो योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र रहेगा आपका एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक 1d, कोष्टक 1d। एस एन बराबर, इसमें n पदों की संख्या कितनी है देखो 20, 20/2 2a, a का मान कितना है यहाँ पे 1 प्लस n 20 माइनस 1 और d 4 में से 1 घटा दो तो रहेगा आपका 3। 2 का भाग लगाने पर 10, 2 और 1 को गुणा करेंगे 2 प्लस 20 में से 1 घटा दो 19 गुणा 3, 10 प्लस 19 और 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 57। 10 और 57 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 59। 59 और उसको गुणा करेंगे तो 590। तो योगफल कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 590। ये भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न दे रखा है 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। पहले समझना है कि योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो योगफल के लिए एस एन बराबर n/2
कोष्टक टी प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक 1 डी। n का मान 20 है तो 20 बटा 2, 2a का मान 1 प्लस n 20 माइनस 1 और 4 में से 1 घटाने पर 3, 2 का भाग लगा तो 10, 2 और 1 को गुणा 2 और 1 घटा दो 19 गुणा 3, 19 और 3 को गुणा 57, 2 जोड़ने पर 59 और 10 करेंगे तो 590। इस प्रकार से हमने देखा प्रश्न नंबर 7 को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर जो 8 दे रखा है वह है cos 50 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न पूछे गए। इस टाइप के प्रश्न क्या है, पूछे गए cosec 50 और cosec 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। cos 50 और cosec 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखो तो इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। दे रखा है cos 50 डिग्री और cosec 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। cosec 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब देखो पहले ये इसमें ये देखो कि cos 50 और cosec 40 ये टेबल का मान है क्या, 50 और 40 टेबल में मान यहाँ किया, टेबल में मान तो नहीं है सर। तो फिर क्या करेंगे, इसको चेंज कर लो, cos को चेंज कर लो। देखो cos 90 माइनस 50 डिग्री और आगे दे रखा है cosec 40 डिग्री। अब जो cos है ये चेंज हो जाएगा आपका साइन में हो जाएगा और 90 में से 50 घटाने पर 40 डिग्री। आगे दे रखा है देखो cosec 40 डिग्री, आगे दे रखा है cosec 40 डिग्री। अब देखो इसको व्युत्क्रम पर जो आधारित सूत्र है वो साइन के लिए सूत्र है 1/cosec। व्युत्क्रम पर आधारित में 1/cosec 40 है तो 40 कर दो और गुणा में दे रखा है आपको cosec 40। cosec 40 से cosec 40 काट दो और बराबर में हो जाएगा आपका एक आंसर, बराबर में हो जाएगा आपका एक आंसर। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 8 को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। एक बार वापस देख लेते हैं। cos 50 डिग्री और cosec 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। cos को चेंज करने का जो सूत्र है पूरक कोणों पर वो है cos 90 माइनस थीटा का मान 50 गुणा cosec 40। cos 90 में से 50 घटा दो, ये तो चेंज हो जाएगा साइन में और घटाने पर 40 गुणा cosec 40। cosec के लिए जो व्युत्क्रम पर आधारित सूत्र है वह है 1/cosec 40 और आगे दे रहे cosec 40। cosec 40 से cosec 40 कैंसिल, बराबर में हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, इस 8वें प्रश्न को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब प्रश्न नंबर 9 देखो। अब आपको समझना है प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 देगा यदि cosec 17/18 हो, यदि cosec 17/18 हो तो tan a का मान ज्ञात करो। अब किसका मान ज्ञात करना है विद्यार्थियों, tan a का मान ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को यही भी कंप्लीट समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9 देखो यदि cosec a 17/18। अब आपको ध्यान रखना है cosec a बराबर 17/8। अब cosec जैसे आपने लंब पर आधारित सूत्र देखे थे, लाल बट्टा कक्का, ये साइन का है, ये cos का है, ये tan, cot sec cosec। तो cosec है कर्ण बटा लंब, मतलब k/l। कर्ण कितना है 17 है, l कितना, लंब कितना है 8। तो ज्ञात क्या करना है, आधार। अब आधार ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का आपने नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको आधार ज्ञात करना है तो आधार ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह रहेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपका x का स्क्वायर, कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर, लंब दे रखा है 8 का स्क्वायर, लंब दे रखा है 8 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर हो जाएगा विद्यार्थियों 289 और 8 का हो जाएगा 64, 8 का हो जाएगा 64। एक्स स्क्वायर बराबर 289 में से आपको 64 घटाने पर 225। अब एक तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी तरफ लगा देंगे हम रूट, दूसरी तरफ क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे और 225 का वर्गमूल बोल दो विद्यार्थियों तो हो जाएगा 15। मतलब 15, अब 15 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225। इस प्रकार से हमने ये मान गया। तो कर्ण तो हो गया साहब 17, एल हो जाएगा आपका 8
और आपका तो आधार कितना हो जाएगा विद्यार्थी 15। अब इसमें tan a का मान ज्ञात करना। प्रश्न देखो, प्रश्न क्या था कि tan a का मान ज्ञात करो, tan a का मान। तो अब समझना है कि tan के लिए सूत्र क्या है। तो tan के लिए जो सूत्र है वो देखो लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है। तो लंब इसमें कितना दे रखा प्रश्न में, लंब तो दे रखा है 8 और हमने आधार कितना ज्ञात कर लिया प्रश्न में भी, तो 15। तो आंसर हो जाएगा 8/15। इस प्रकार से हमने जो प्रश्न नंबर 9 है, इस प्रश्न नंबर 9 को क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया है, डन कर लिया है। एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। प्रश्न था यदि कौसेक a बराबर 17/8 हो तो tan a का मान ज्ञात करो। तो कौसेक बराबर सूत्र है k बटा l, मतलब कर्ण बटा लंब। कर्ण 17 है, लंब 8 है, ज्ञात करेंगे आधार। आधार ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण दे रखा है 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 17 को गुणा करेंगे 289, 8 को 67। 289 में से 67 घटा देंगे 225, स्क्वायर हटा देंगे, रूट लगा देंगे और 25 का वर्गमूल 15। 10 बराबर l बटा l 8 और a हो जाएगा 15। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखो, प्रश्न नंबर 10 जो दे रखा है वो है विद्यार्थियों 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। अब इसमें देखो tan 30, तो हमें टेबल में देखना है, एक बार ले लेते हैं इसको। 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखो tan 30, अब हम देखना है कि tan 30 का मान कितना होता है टेबल में। तो जो tan 30 का मान होता है विद्यार्थी वो होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3, वो मान रखेंगे। 2 और tan का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर लगा दो। ऊपर 2 और 1 को गुणा करेंगे 2 बटा में हो जाएगा √3। फिर 1 माइनस 1 और 1 को गुणा करेंगे 1 और √3 को गुणा करने पर हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व में करना है। ऊपर दे रखा है देखो 2/√3 और ये 3 है बटा में, तो 3 इसमें घटाने के लिए 1 इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 2। अब देखो आपको क्या करना है, चार संख्या 1 2 3 4, तो ये देखो ऊपर वाली संख्या 2/√3, ये संख्या तो जाएगी ऊपर और 2 आ जाएंगे आपके नीचे। 2 से 2 काट दो और इसका भाग इसमें लगा दो। 3 में √3 का भाग लगाने पर आपके आंसर हो जाएंगे √3। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर जो 10वां था, इस 10वें प्रश्न को क्या कर दिया है, सरल कर दिया है। तो इस क्लास में आज हमने क्या देखा है, आज इस क्लास में देखो 10 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की शुरुआत की और अभ्यास नंबर 1 शुरुआत की। आज से हम लगातार हमेशा डेली अभ्यास पत्र देखेंगे और डेली हमेशा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो हमने इस क्लास में 1 से 10 तक प्रश्न देखे। तो किसी भी विद्यार्थी को कोई 1 से लेकर 10 तक के किसी भी प्रश्न में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हम कोशिश करेंगे उसके प्रश्न का आंसर देने की और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।